गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई एम मंजू कंबोज GCG रानिया। मुझे आशा है कि आप अपने घरों में सभी ठीक ठाक होंगे। कोरोना का प्रभाव चल रहा है, अतः मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने अपने घरों में रहें, मास्क पहने, अपने हाथों को समय समय पर साबुन या सैनिटाइज़र के साथ धोएं, बिना वजह घर से बाहर मत जाएं। आप अपने आप को भी सेफ़ रखें और अपनी फैमिली को भी सेफ़ रखें। पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव रहें, नेगेटिव बातें जो है कम सोचें। आज जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा संयुक्त राष्ट्र एवं निशस्त्रीकरण की मैं बात करूंगी। पीछे हमने किया था सामूहिक सुरक्षा। सामूहिक सुरक्षा क्या है, या संयुक्त राष्ट्र संघ या सामूहिक कार्रवाई। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन जो बनता है वो UNO और निशस्त्रीकरण। UNO राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ एवं निशस्त्रीकरण क्या है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या प्रयास किए हैं, इस पर जो है हम चर्चा करेंगे। फर्स्ट मैं बात करूंगी हमारी इंट्रोडक्शन की, भूमिका की। अगर मैं बात करूं, कहते कि हमारे युग की सबसे महत्वपूर्ण जो समस्या है हमारे युग के अंदर, वो सबसे बड़ी समस्या क्या है, निशस्त्रीकरण है। और इस समस्या का समाधान किस बात पर निर्भर करता है कि मानव जाति की शांति बनी रहे, मानव जाति को शांति मिले, सुख रहे, युद्ध ना हो, विनाश ना हो। अतः इन सभी चीज़ों को देखते हुए, शांति को देखते हुए, सुरक्षा को देखते हुए तथा विकास भी हमारे समय में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की अगर हम बात करें तो विकास को भी महत्व दिया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध या UNO के द्वारा हमेशा ही शांति, सुरक्षा और विकास को क्या दिया गया, महत्व दिया गया है। लेकिन वर्तमान में क्या है, ज़्यादा शस्त्रीकरण तथा युद्ध इतने विध्वस्त हो चुके हैं कि मानवता के लिए ये क्या बन चुके हैं, सबसे बड़ा खतरा बन चुके हैं। वर्तमान में अणु बम बन रहे हैं, परमाणु बम बन रहे हैं। कई राष्ट्र जो दूसरे को नीचा दिखाने के लिए नए नए शस्त्रों का क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि हमारी जो मानवता है, आज की जो हमारी मानवता है, जो हमारा मानव लोग है, वो क्या है, युद्धों को महत्व देने जा रहा है। अतः आज के समय में आवश्यकता है अंतर्राष्ट्रीय शांति की, सुरक्षा की, विकास की। अतः निशस्त्रीकरण तथा शस्त्र नियंत्रण को महत्व देना क्या हो गया है, ज़रूरी हो गया है। अतः हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को क्या बनाया जाए, सुदृढ़ बनाया जाए। जैसे लॉर्ड ग्रे ने भी कहा था कि यदि सभ्यता शस्त्रों का नाश नहीं कर सकती तो शस्त्र सभ्यता का क्या कर देंगे, नाश कर देंगे। मीन्स कि अगर हम जो है शस्त्र ख़त्म नहीं करते, रोज़ नए नए परमाणु बम, अणु बम या नए नए शस्त्रों का हर एक जो देश है निर्माण कर रहा है, हर एक राष्ट्र निर्माण कर रहा है, तो ये शस्त्र एक दिन क्या करेंगे, हमारा ही क्या कर देंगे, नाश कर देंगे। अगर मैं आगे बात करूँ तो हम इसको कह सकते हैं कि वर्तमान जो युग है वो वैज्ञानिक युग है। प्रत्येक क्षेत्र में क्या है, वैज्ञानिक प्रगति है, वैज्ञानिक उन्नति हो रही है, वैज्ञानिक विकास हो रहा है। अनेक नवीन अस्त्रों शस्त्रों की खोज की जा रही है और धीरे धीरे अस्त्रों शस्त्रों की जो समस्या है वो हमारे जीवन मर्ग की समस्या बनती जा रही है। निरंतर जो है हम शस्त्रों की दौड़ की तरफ भाग रहे हैं। आज राष्ट्रों के संबंध जो हैं पारस्परिक अविश्वास और दूसरे राष्ट्रों के इरादों के बारे में निरंतर क्या भय का कारण बने हुए हैं। अतः हम कह सकते हैं कि निशस्त्रीकरण आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की सबसे प्रमुख समस्या है। अतः इस प्रमुख समस्या से निजात पाना क्या है, ज़रूरी है, क्योंकि शस्त्रों की दौड़ ने, खासकर आणविक शस्त्रों की दौड़ ने इतनी तेज़ी
से ये बढ़ रही है कि इसके कारण पागलपन की स्थिति, मैडनेस की स्थिति भी पैदा हो गई है। इसलिए आज विश्व समुदाय निशस्त्रीकरण के ऊपर जोर दे रहा है और यही समय की क्या है, मांग है। अतः निशस्त्रीकरण से हमारा ये अभिप्राय क्या है कि शारीरिक हिंसा के प्रयोग के समस्त जितने भी भौतिक तथा मानवीय साधनों का क्या है, उन्मूलन है। और ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य क्या है, अधिकारों के अस्तित्व और उनकी प्रकृति से उत्पन्न कुछ खास खतरों को क्या किया जाए, कम किया जाए। अतः हम कह सकते हैं कि त्योहारों की सीमा को निश्चित किया जाए, उन पर नियंत्रण किया जाए, या उनको कम करने पर जो है विचार किया जाए, वो क्या कहलाता है, निशस्त्रीकरण। इसका लक्ष्य हम यह भी कह सकते हैं कि जो भी हथियार इस समय सभी राष्ट्रों के पास उपस्थित है उनके प्रभाव को क्या कर दिया जाए, घटा दिया जाए, या उसको क्या है, कटौती कर दी जाए, या उनको क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, तो वो कहलाता है निशस्त्रीकरण। उसके बाद मैं अगर परिभाषा दूँ मार्गेंथो की परिभाषा की मैं बात करूँ तो मार्गेंथो जी ने अपने शब्दों में क्या कहा था कि निशस्त्रीकरण जो होता है वो कुछ शब्द जितने भी सारे शस्त्र हैं उसमें कटौती करना है, या उसको समाप्त करना है, या शस्त्रीकरण की दौड़ का क्या करना है, अंत करना है। अर्थात सब शस्त्रों में कटौती, उनको समाप्त करना, या उसकी दौड़ को क्या करना, कम करना, क्या कहलाता है, निशस्त्रीकरण। इसी तरह पीवी डाई का भी यही विचार है। सैनिक शक्ति से संबंधित किसी भी तरह के नियंत्रण अथवा प्रतिबंध लगाने के कार्य को क्या कहा जाता है, निशस्त्रीकरण कहा जाता है। इसी प्रकार और विचारकों ने भी अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं। अतः हम कह सकते हैं कि एक अमेरिकन विद्वान व राजनीतिज्ञ हुए हैं जिन्होंने निशस्त्रीकरण के स्थान पर क्या किया है, शस्त्र नियंत्रण शब्द का प्रयोग किया है। और इसके विपरीत अगर मैं भूतपूर्व सोवियत संघ व उसके सहयोगी राष्ट्र निशस्त्रीकरण ही नहीं बल्कि उन्होंने पूर्ण निशस्त्रीकरण पर भी क्या दिया था, बल दिया था। अतः हम कह सकते हैं कि शस्त्र निरंतर आर्थिक सार्थक, व्यावहारिक एवं समयानुकूल लगता है। और इसके विपरीत अगर पूर्ण निशस्त्रीकरण और निशस्त्रीकरण एक आदर्श नज़र आता है। अतः ये सोचने का विषय है कि पूर्ण निशस्त्रीकरण किया जाए या जो केवल निशस्त्रीकरण किया जाए, तो जिस पर हम जो है आज चर्चा करेंगे। जिसमें अब मैं आपको बताऊंगी कि निशस्त्रीकरण के प्रकार क्या हैं, निशस्त्रीकरण कितने प्रकार का होता है, कौन कौन से होते हैं। पहले अगर मैं एक कोटेशन बताऊंगी आपको, मार्गेंथो ने अपनी पुस्तक जो थी पॉलिटिक्स अमंग नेशन, मार्गेंथो की प्रसिद्ध पुस्तक हुई है पॉलिटिक्स अमंग नेशंस में, उसने क्या किया था, उसमें निशस्त्रीकरण पर अपने विचार प्रकट किए थे। और इसके संबंध में हमें दो भेदों में ध्यान रखना चाहिए, ये उन्होंने बात बताई थी। पहला क्या था, सामान्य निशस्त्रीकरण और स्थानीय निशस्त्रीकरण। और दूसरा उन्होंने बताया था मात्रात्मक निशस्त्रीकरण और गुणात्मक निशस्त्रीकरण। यानी कि दो भेद जो हमारे सामने पेश किए कि सामान्य निशस्त्रीकरण को बढ़ावा दिया जाए और स्थानीय निशस्त्रीकरण को। दूसरा मात्रात्मक निशस्त्रीकरण और गुणात्मक निशस्त्रीकरण। इनको आगे स्पष्ट लिखते हुए उन्होंने कहा भी था कि सामान्य निशस्त्रीकरण से अभिप्राय क्या है, जिसमें सब संबंधित राष्ट्र भाग लेंगे। सामान्य निशस्त्रीकरण क्या कहलाएगा, जिसमें सभी राष्ट्र होंगे। इसका उदाहरण हमें क्या है, नौसैनिक निशस्त्रीकरण पर परिसीमन की वाशिंगटन संधि 1922 से भी मिलता है। 1922 में वाशिंगटन संधि हुई थी जिसमें कहा गया था कि नौसैनिक निशस्त्रीकरण किया जाए। अतः इस संधि पर इस समय की सभी प्रमुख नौसैनिक शक्तियों ने क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे। इसी तरह 1932 में भी विश्व निशस्त्रीकरण सम्मेलन में भी राष्ट्र संघ के लगभग सभी सदस्य राष्ट्रों ने क्या लिया था, भाग लिया था। उसके बाद मैं बात करूंगी कि स्थानीय निशस्त्रीकरण। मार्गेंथो क्या लिखते हैं स्थानीय निशस्त्रीकरण के बारे में, कहते हैं कि इससे हमारा अभिप्राय उस सम्मेलन से है जिसमें सीमित संख्या में राष्ट्र भाग लेते हैं। सीमित मतलब कि कुछ संख्या में। और यह प्रक्रिया क्या होगी, एक सीमित क्षेत्र तक ही सीमित रहेगी।
इसलिए इसे स्थानीय निशस्त्रीकरण कहा जाता है। स्थानीय मीन्स कि एक स्थान, थोड़ी संख्या। स्थानीय आप कहते हैं, स्थानीय आप कह सकते हैं जैसे स्टेट हो गया एक स्थान, एक राज्य हो गया, हरियाणा हो गया, ऐसा। इसमें क्या है, कुछ सीमित संख्या में राष्ट्र पार्टिसिपेट करेंगे, स्थानीय निशस्त्रीकरण कहा जाएगा। जैसे 1817 का अमेरिका और कनाडा के बीच राष्ट्रभागोत्तर समझौता निशस्त्रीकरण का ये एक उदाहरण है। इसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, क्योंकि इसमें उत्तरी अमेरिका की 2 शक्तियाँ ही शामिल हुई थी, 2 कंट्री ही शामिल थे, अमेरिका और कनाडा। अतः उसको हम कहेंगे स्थानीय निशस्त्रीकरण। स्थानीय निशस्त्रीकरण जिसकी सीमित संख्या में राष्ट्र, कोई सम्मेलन है, कोई संगोष्ठी हो रही है, या किसी संगोष्ठी में जो है किसी मैग्ना कार्टा पर वो अपने साइन हस्ताक्षर कर रहे हैं या समझौता कर रहे हैं आपस में, तो उसमें केवल कुछ राष्ट्रों का होना, 2 या 4 या इतने, तो उसको हम बोलते हैं सीमित संख्या में राष्ट्र जब भाग लेते हैं तो वो कहलाता है स्थानीय निशस्त्रीकरण। जैसे 1817 को अमेरिका और कनाडा के बीच हुआ था राष्ट्रभागोत्तर समझौता निशस्त्रीकरण को लेकर। उसके बाद अगला आता है हमारा मात्रात्मक निशस्त्रीकरण। इससे अभिप्राय क्या होता है, शस्त्रों की संख्या में कटौती करना। मान लो कि जो राष्ट्रों ने शस्त्र बना के रखे हुए हैं उनमें कटौती कर देना। इसके लिए हम इसका उदाहरण देंगे 1932 में विश्व निशस्त्रीकरण सम्मेलन में उपस्थित होने वाले जो राष्ट्र थे उन्होंने सभी तरह के अस्त्रों शस्त्रों की संख्या में कटौती करने का क्या लिया था, संकल्प लिया था। वो कहलाता है मात्रात्मक। मात्रा मीन्स की शस्त्रों की संख्या को कम करना, मात्रा को घटाना। तो ये सम्मेलन कब हुआ, 1932 में, जिसमें काफ़ी सारे राष्ट्रों ने पार्टिसिपेट किया और उन्होंने अपने अपने अस्त्रों शस्त्रों की संख्या में कटौती करने के लिए क्या लिया, संकल्प लिया। तो वो कहलाता है मात्रात्मक निशस्त्रीकरण। उसके बाद मैं बात करूँगी गुणात्मक। इससे अभिप्राय क्या होता है कि केवल विशेष प्रकार के शस्त्रों में कटौती करना, जो विशेष प्रकार के शस्त्र होते हैं उसमें कटौती करना। ये सम्मेलन भी 1932 में हुआ, विश्व निशस्त्रीकरण सम्मेलन। ब्रिटेन ने अधिक आक्रमणकारी शक्तियों पर क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगाने का क्या किया था, प्रयास किया था। ब्रिटेन ने क्या किया, अधिक जो आक्रमणकारी जो शस्त्र थे, जो ज़्यादा घातक थे, जिससे मानवता का विनाश हो सकता था, उस पर प्रतिबंध लगाने का क्या किया था, प्रयास किया था। वो कहलाता है गुणात्मक निशस्त्रीकरण। अतः इसी प्रकार के अन्य और निशस्त्रीकरण के उदाहरण भी हैं। अगर मैं बात करूं पूर्ण निशस्त्रीकरण, इससे व्यापक निशस्त्रीकरण भी कहा जाता है। इसे क्या जाता है, व्यापक निशस्त्रीकरण भी कहा जाता है। पूर्ण मीन्स कि पूरा। इस तरह की व्यवस्था से अभिप्राय क्या होता है कि विश्व से सभी तरह के हथियारों को, चाहे वे परंपरागत हथियार हैं चाहे वो आणविक हथियार हैं, उन्हें क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए और एक ऐसी विश्व व्यवस्था ले आना जिसमें युद्ध करने के सारे मानवीय और भौतिक साधन क्या कर दिए जाएं, समाप्त कर दिए जाएं। पूर्ण मीन्स की पूर्ण रूप से, चाहे वो परंपरागत हथियार हैं, चाहे वो आणविक हथियार हैं, चाहे वो मानवीय या भौतिक साधन जितने भी हैं, सभी प्रकार के हथियारों को क्या कर देना है, समाप्त कर देना है। और इस तरह की विश्व व्यवस्था में किसी भी प्रकार का कोई हथियार नहीं होगा और सभी देशों की सेनाएं पूरी तरह से क्या कर दी जाएंगी, भंग कर दी जाएंगी। सभी प्रशिक्षण केंद्र, युद्ध मंत्रालय, दैनिक साजो सामान बनाने वाले कारखाने, सभी को क्या कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। तो वो कहलाता है पूर्ण निशस्त्रीकरण। उसके बाद आगे आता है हमारा आंशिक। आंशिक मीन्स कि कुछ अस्त्रों शस्त्रों पर लोग, पूर्ण में तो पूर्ण रूप से जितने भी सैनिक प्रशिक्षण केंद्र हैं, युद्ध मंत्रालय हैं, दैनिक साजो सामान बनाने वाले कारखाने हैं, सब पर, सबको पूर्ण रूप से क्या कर देना, समाप्त कर देना, पूर्ण निशस्त्रीकरण। आंशिक मीन्स कि थोड़ी मात्रा में, केवल कुछ अस्त्रों शस्त्रों पर रोक लगाना। जैसे 1963 में आंशिक परमाणु प्रशिक्षण प्रतिबंध संधि के द्वारा क्या किया गया था, अंतरिक्ष, वायुमंडल
और समुद्र के भीतर जो परमाणु प्रशिक्षण होते थे उन पर प्रतिबंध लगाया गया और पृथ्वी के भूभाग को इससे पृथक रखा गया। इसलिए इस संधि को क्या क्या कहा गया था, आंशिक परमाणु प्रशिक्षण प्रतिबंध संधि। यानी कि कुछ कुछ चीज़ों पर अंकुश लगा देना या कुछ अस्त्रों शस्त्रों को क्या करना, कम करना। जैसे अंतरिक्ष, वायुमंडल और समुद्र के भीतर जो परमाणु प्रशिक्षण होते थे सिर्फ उन पर ही प्रतिबंध लगाया गया, तो वो कहलाता है आंशिक निशस्त्रीकरण। उसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारा अनिवार्य निशस्त्रीकरण। अनिवार्य निशस्त्रीकरण वह निशस्त्रीकरण है जो कि युद्ध के पश्चात विजयी राज्यों द्वारा पराजित राष्ट्रों पर थोपा जाता है। अनिवार्य निशस्त्रीकरण यानी कि एक राष्ट्र तो विजयी हो गया, दूसरा हार गया, तो उस पर तोपा जाएगा। इस निशस्त्रीकरण की शर्तों को मानना पराजित राष्ट्र के लिए क्या होता है, अनिवार्य। जो हार चुका होता है राष्ट्र वो उसको मानेगा। उदाहरण स्वरूप प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की जो सैन्य शक्ति को समाप्त करने के उद्देश्य से विजित राष्ट्रों ने क्या किया, निशस्त्रीकरण का यह रूप उस पर थोप दिया था। खाड़ी युद्ध के बाद अमेरिका सहित 28 देशों ने पराजित इराक के ऊपर भी इसी तरह का निशस्त्रीकरण लाद दिया था, तो उसको हम मानते हैं अनिवार्य निशस्त्रीकरण। यानी कि युद्ध के पश्चात विजयी राष्ट्रों द्वारा पराजित राष्ट्रों पर थोपा जाता है कि वो अपने अस्त्र शस्त्र, जो पराजित राष्ट्र होगा कि वो अपने अस्त्र शस्त्र क्या पूर्ण रूप से क्या कर दे, समाप्त कर दे, और पराजित राष्ट्रों को उन अस्त्रों शस्त्रों को क्या करना पड़ता है, समाप्त करना पड़ता है, तो वो कहलाता है अनिवार्य निशस्त्रीकरण। उसके बाद ऐच्छिक। ऐच्छिक मीन्स कि अपनी इच्छा। जब राष्ट्र स्वेच्छा से या अपनी इच्छा से अंतर्राष्ट्रीय संधियां करते हैं, समझौते करते हैं और निशस्त्रीकरण को स्वीकार करते हैं, तो उसे हम कहते हैं ऐच्छिक निशस्त्रीकरण। जैसे 1968 की परमाणु अप्रसार संधि को 172 देशों ने अपनी इच्छा से क्या किया था, स्वीकार किया था। वो होता है ऐच्छिक, अपनी इच्छा से अस्त्रों शस्त्रों को क्या करना, कम करना। उसके बाद है एक पक्षीय निशस्त्रीकरण। एक पक्षीय निशस्त्रीकरण से अभिप्राय क्या है कि जब कोई अपनी इच्छा से ही अपने हथियारों में कटौती करे। एक पक्षीय मीन्स कि खुद एक राष्ट्र, कोई भी एक राष्ट्र हो सकता है, अपनी इच्छा से ही हथियारों में कटौती करे। जैसे 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस को काफ़ी आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, और इन कठिनाइयों से बाहर निकलने के लिए उन्हें सैनिक व्यय कम करने के लिए रूस ने अपनी सेना में क्या की थी, कटौती की थी। अतः हम कह सकते हैं कि वो क्या कहलाता है, एक पक्षीय निशस्त्रीकरण। जब कोई राष्ट्र अपनी इच्छा से अपने हथियारों में क्या कर ले, कटौती कर ले, जब सैनिक व्यय को कम करने के लिए सेना में कमी कर ले, तो वो कहलाता है एक पक्षीय निशस्त्रीकरण। उसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट आता है वो है द्विपक्षीय निशस्त्रीकरण। एक पक्षीय में तो कोई एक राष्ट्र की हम बात करेंगे। द्विपक्षीय में जब दो राष्ट्र मिलकर किसी संधि द्वारा एक निश्चित समय सीमा के भीतर अपने हथियारों में कटौती की बात करें या उस पर अपनी सहमति प्रकट करें, तो वो कहलाता है द्विपक्षीय निशस्त्रीकरण। अर्थात दो राष्ट्र मिलकर आपस में संधि समझौता करेंगे कि मैं भी हथियारों को कम करने जा रहा हूँ, आप भी अपने हथियारों को कम करो, तो वो आपस में संधि समझौता कर लेते हैं द्विपक्षीय निशस्त्रीकरण के अकॉर्डिंग, और वो अपने हथियारों की होड़ को क्या करते हैं, कम कर देते हैं। जैसे 1994 में रूसी गणराज्य के जो राष्ट्रपति थे बोरिस जेल्त्सिन और अमेरिका के राष्ट्रपति थे बिल क्लिंटन ने सन 2001 तक अपने जितने भी आणविक हथियारों थे उनमें 30% कटौती के प्रस्ताव पर क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे। अर्थात 30% उन्होंने हथियार क्या कर दिए थे, कम कर दिए थे दोनों राष्ट्रों ने। अतः हम कह सकते हैं कि मौजूदा अस्त्र कम या समाप्त करने की बात तथ्यगत रूप से होनी चाहिए। अतः हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से निशस्त्रीकरण जो कहलाता है वो स्थानीय निशस्त्रीकरण, मात्रात्मक, गुणात्मक, पूर्ण रूप से, आंशिक कुछ मात्रा में, अनिवार्य जरूरी समझे, ऐच्छिक अपनी इच्छा से, या एक पक्षीय या द्विपक्षीय निशस्त्रीकरण भी हो सकता है। कल हम चर्चा करेंगे निशस्त्रीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी या इसके पीछे क्या कारण थे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।